अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 10 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलती है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। नाश्ता गाह में उस वक्त खालिस राजसी शानो शौकत का माहौल था। चांदी के बर्तनों में सजी खुशबूदार पराठों, कलौंजी के आमलेट, बादामी खीर और तुलसी वाली चाय की खुशबू फिजा में महक रही थी। रानी वीरा देवी कोने पर बैठी तनीषा को नवाला खिला रही थी। शत्रुघ्न और विराट किसी गहरी बहस में मसरूफ थे। आहिल जरा खामोशी से अपनी प्लेट में दही और शहद सजा रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी वक़ार भरी मुस्कुराहट थी, जैसे हर अदा में शाही नज़ाकत रची बसी हो। अचानक दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। जय राजा ठाकुर जी की, जय ठकुराइन जी की। बीरबल नाथ अपने मखसूस अंदाज में दौड़ता हुआ अंदर आया, एक हाथ में कागज और दूसरे में टूटा हुआ जूता। सबके चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट डराती है। विराट हंसते हुए कहता है, बीरबल जी, ये सुबह सुबह किस विदेश से लौटे हैं आप? बीरबल नाथ हाथ नचाकर बोलता है, छोटे राजकुमार, मैं तो अपने घर से सीधा युद्ध करके आया हूँ, वो भी अपनी स्त्री से। ये देखें, जूता दिखाता है, ये उसका वार है। आहिल ज़िरक नरमी से मुस्कुराता है, बीवियों से युद्ध में तो हर शौहर पहले ही दिन हार जाता है। वो जेरे लब बड़बड़ाया। बीरबल मसनूई रोते हुए बोलता है, राजकुमार जी, वो स्त्री नहीं, कोई प्राचीन दुर्गा की अवतार है। आज कह रही थी कि नाश्ता खुद बना लो, मैं तो कथा सुनने जा रही हूँ। रानी वीरा देवी हंसते हुए नौकरानी से कहती हैं, इसे नाश्ता दो, बेचारा शिकायत की फहरिस्त लेकर आया है। आहिल सिरक ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बीरबल की तरफ देखा, जो अभी भी अपने जूते की हालत पर शिकवा संज था, और कदरे तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, वैसे ये हैं कौन? काफी दिलचस्प शख्सियत मालूम होते हैं। शत्रुघ्न ने कह कहा लगाया और नरमी से जवाब दिया, अरे भैया, ये हमारे खास कदीमी वफादार मुंशी दीनानाथ के सपुत्र हैं। बीरबल नाथ, उनकी बातों में जितना तंज है उतना ही खुलूस भी। हवेली में अगर कभी उदासी छा जाए तो यही है जो हंसी के रंग बिखेर देते हैं। तनीषा शरारत से बोली, बीरबल जी, आपकी बीवी तो बहुत जालिम है, हमें तो आप पे तरस आ रहा है। बीरबल सीने पर हाथ रखकर कहता है, छोटी बीबी, एक आप ही मेरी तरफदारी करती हैं, वरना इस राजमहल में भी मेरे दुख की दास्तान सुनी नहीं जाती। विराट जोर से हंसता है, हमें लगता है बीरबल जी को अब अदालत से रुजू करना पड़ेगा, खानदानी जज तनीषा की अदालत में। सबके कह कहे हॉल में गूंज उठते हैं।
جبکہ بیربل چپ چاپ بیٹھ کر پراٹھا اٹھا کر کہتا ہے، چلیے جنگ ہار گیا ہوں تو کیا، اب پیٹ بھر کے ہی شانت ہو جاؤں۔ آہل زرک نے ہنستے ہوئے بیربل کی طرف دیکھا تو گویا راج محل کے درباری مسخر بھی یہی ہے۔ بیربل نے فوراً ماتھے پر ہاتھ مار کر ڈرامائی انداز میں کہا، ہائے راجکمار جی، درباری تو ٹھیک ہے مگر مسخر کہنا تو توہین ہے۔ میں تو مزاح کا مورچھل ہوں جو راج محل کی فضا کو مہکاتا ہے۔ سب کا قہقہا ایک بار پھر فضا میں گونج اٹھا تھا، جبکہ آہل زرک بیربل کی برجستگی پر دل ہی دل میں محسوس ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آہل زرک اپنے شاندار کمرے کی نرم چادر میں نیم ہوش کے عالم میں لیٹا تھا۔ سفید پردے کھڑکیوں کے قد آور فریم کے ساتھ لہرا رہے تھے اور ان کے شفاف پردوں کے درمیان سے چاند کی ہلکی سرد روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں سے ٹکرا کر نرم سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے اور کمرے کی پرسکون خاموشی میں اس روشنی کا کھیل ایک پر اسرار سکون کے ساتھ مل رہا تھا۔ آہل زرک کی آنکھیں بند تھیں لیکن جسم میں بے چینی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ پسینے کی باریک بوندیں اس کے ماتھے پر جم رہی تھیں اور دل تیز دھڑک رہا تھا۔ نیم غنودگی کے عالم میں وہ کچھ پریشان محسوس ہو رہا تھا، گویا اس کے خواب کے پردے میں کوئی سایہ اس کے دل پر بھاری پڑ رہا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور خواب کی گہرائی میں کوئی ایسی کیفیت چھائی ہوئی تھی جو اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں آہل زرک گھنے جنگل کی سنگھی راجوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف ہر قدم کے ساتھ پاؤں کی نرم جھنکار کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی نامعلوم ساز خود بخود اس کے لیے بج رہا ہو۔ وہ ہر طرف دیکھتا، ہر ٹہنی کے سائے میں حرکت محسوس کرتا، لیکن آواز جیسے ہی قریب آتی پھر دور ہو جاتی اور دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیتی۔ اچانک ہوا تھم گئی، ہر شاخ ہر پتی کی حرکت رک سی گئی اور جنگل کی خاموشی اس کے گرد ایک بھاری پردہ ڈال گئی۔ وہ رک گیا، دل کی دھڑکن صاف طور پر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک سایہ درخت کے پچھلے حصے سے آہستہ آہستہ جھلکنے لگا اور پھر وہ منظر سامنے آیا، ایک نازک خوبصورت چمکدار مہتابی پیر جس میں پہنے ہوئے پاؤں کی زینت پائے ہوئے پیلے سنہری پائل چمک رہے تھے۔ آہل زرک کی نظریں اسے تلاش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جھانکتا یکا یک وہ سایہ برق رفتاری سے حرکت کر کے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آہل زرک اپنے بھیانک خواب کے زیر اثر اچانک چیخ کر بیدار ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز اور پسینہ ماتھے پر ٹپک رہا تھا۔ اس کی چیخ سن کر رانی ویرا دیوی اور ٹھاکر راجا رنجیت فوراً دوڑتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ خوف اور فکر سے ان کے چہرے پر سوکھے پڑے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ویرا دیوی نے بے چینی سے پوچھا، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی اس کیفیت سے خوب واقف تھی۔ مما، وہی بھیانک سپنا پھر سے آیا۔ وہ کون ہے اور کیوں بار بار میرے خواب میں معروض ہوتی ہے؟ آہل زرک کی آواز میں خوف اور اضطراب کی ملی جلی لہر تھی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا اسے ہر روز ایک
यही ख्वाब परेशान कर रहा था। बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। राजा रंजीत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आंखों में मोहब्बत और फ़िक्र के आसार थे। हुँ, आप लोग आराम करें, मैं भी सोता हूँ। वालिदैन को परेशान देख फ़िक्रमंदी से गोया हुआ। वो किसी को अपनी ज़ात से परेशान करना नहीं चाहता था, ख़ासकर अपने वालिदैन को। ठीक है बेटा, तुम भी आराम करो। रानी वीरा देवी ने नरमी और बेपनाह मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे अपनी फ़िक्र का सब बोझ उसके कंधों से उतार देना चाहती हूँ। आहिल ज़िरक की आँखों में अभी भी खौफ़ और परेशानी की झलक थी, लेकिन उस लम्हे वीरा देवी की ये छोटी-सी मोहब्बत उसके दिल को सुकून दे गई। उसने गहरी साँस ली, दिल के अंधेरों में छुपी हुई बेचैनी थोड़ी-सी कम महसूस हुई और वो खामोशी से अपने बिस्तर की जानिब लपका, ये जानते हुए कि उसके वालिदैन उसके खौफ को समझते हैं और उसके लिए हर लम्हा दुआ-गो हैं। उसके वालिदैन जा चुके थे। आहिल ज़िरक के लिए वो लम्हा खौफ और कशिश का एक ऐसा इम्तिज़ाज था कि उसका दिमाग मचल कर रह गया। दिल बेकरार और दिमाग में मुसलसल एक सवाल घूमने लगा था, ये कौन है और क्यों? ये इतनी तेज़ रफ़्तारी से गायब कैसे हो गई? आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ, तो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा, मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो के लिंक्स और चैनल के लिंक्स को अपने प्यारों में शेयर करें। मिलते हैं नए एपिसोड में।